हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी इस एनिमे को खत्म करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नात्सो बोलता है, हाँ रुकिए 1 मिनट, मैंने पहले कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। चिका बोलती है, मुझे पता है। नात्सो बोलता है, ये तय नहीं हुआ था, आपने कहा था कि पहले मैं सिर्फ सीखूंगा। चिका बोलती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। नारा बोलता है, शांत हो जाओ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल का पहला प्ले एक एमेच्योर परफॉर्मेंस होता है। नात्सो बोलता है, एमेच्योर परफॉर्मेंस? नारा बोलता है, ज्यादातर कास्ट नए मेंबर से बनी होती है। इसे कबूकी थिएटर के डेब्यू एक्ट्स की तरह समझो। बहुत से लोग हर साल सिर्फ ये एमेच्योर परफॉर्मेंस देखने आते हैं ताकि वो उस नएपन का मजा ले सके। इसलिए इसे एकदम परफेक्ट बनाने की चिंता मत करो। हना हमेशा इन एमेच्योर परफॉर्मेंसेस के लिए स्क्रिप्ट लिखती थी, पर इस बार किसी नए इंसान से लिखवाना इसे और भी असली बनाएगा। हना बोलती है, अच्छा आइडिया है। नात्सुओ बोलता है, पर चिका बोलती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं किसी और फ्रेशमैन से पूछ लूंगी। नात्सुओ के मन में किरिया बोलता है, जो कुछ भी मैंने महसूस किया उसने मेरी लिखावट को बेहतर बनाया है। नात्सो बोलता है, मैं करूंगा। फिर सीन चेंज होता है। फिर नात्सो मन में बोलता है, ये तो काफी भारी है। क्या उन्हें सच में मुझे इतने सारे एग्जाम्पल्स देने की जरूरत थी? मुझे क्लास के असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं। क्या मेरे पास ये सब देखने का वक्त होगा? फिर चिका की बात याद आती है नात्सु को, इसे परफेक्ट बनाने की चिंता मत करो। फिर नात्सो मन में बोलता है, इससे तो मेरा मन और भी ज्यादा मेहनत करने का कर रहा है। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा रिसर्च करने का वक्त आ गया है। नात्सुओ देखते हुए बोलता है, ये क्या है? ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आजकल के ड्रामाज, फैंटेसी, पुराने जमाने के प्लेज, इनके जॉनर्स तो बिल्कुल अलग हैं, पर ये सारे के सारे सच में काफी दिलचस्प हैं। शुरुआत के एक्ट्स जो आपको पूरी तरह बांध लेते हैं और प्यारे किरदार, कुछ हिस्से जो आपको हंसाते हैं और कुछ जो रुला देते हैं। मैंने अभी तक कभी कोई प्ले नहीं देखा था, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इतने दिल को छू लेने वाले हो सकते हैं। फिर कोई पीछे से बोलता है, ये लो, वो टिश्यू दे रहा होता है। फिर नात्सुओ बोलता है, ओह शुक्रिया, उसने अभी पीछे नहीं देखा है। नात्सु हैरान हो जाता है और बोलता है, हाँ रुको। पड़ोसी बोलता है, यार सच में रोना आ गया है ना? नात्सुओ बोलता है, आप यहाँ कब से हैं? पड़ोसी बोलता है, लगभग 30 मिनट से, मैं खिड़की से अंदर आ गया था। नात्सुओ बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ चोर ऐसा करते हैं। पड़ोसी बोलता है, मैंने इन लोगों के लिए काफी बार प्रॉप्स बनाने में मदद की है। इनकी क्वालिटी देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कॉलेज ग्रुप है ना? नात्सुओ बोलता है, आप मेजी यूनिवर्सिटी गए थे? पड़ोसी बोलता है, मैं अभी भी जाता हूँ, मैं 7वें साल में हूँ। नात्सुओ बोलता है, 7वें? पड़ोसी बोलता है, तुम तो पूरी तरह स्क्रीन से चिपके हुए थे, क्या तुमने फॉरेस्टर ज्वाइन कर लिया? नात्सुओ बोलता, हाँ, सच तो ये है कि उन्होंने मुझसे अचानक इस साल के एमेच्योर परफॉर्मेंस के लिए स्क्रिप्ट लिखने को कहा, इसलिए मैंने सोचा कि पुराने सालों के प्लेस देखकर थोड़ा रिसर्च कर लूं। पड़ोसी बोलता है, अच्छा ऐसा है, तो क्या इस बार वो जीनियस लड़की स्क्रिप्ट नहीं लिख रही? नात्सुओ बोलता है, जीनियस लड़की? पड़ोसी बोलता है, मेरे ख्याल से उसका नाम हाना चान था, वो उनकी अभी की स्क्रिप्ट राइटर है। नात्सुओ बोलता है, जीनियस? क्या वो सच में इतनी कमाल की है? पड़ोसी बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी तुमने देखा वो उसने ही लिखा था। नात्सुओ बोलता है, आप सही कह रहे हैं, पिछले साल की और उससे पिछले साल की भी। सुना है कि उसने क्लब रिक्रूटमेंट के वक्त बस ऐसे ही मजाक में क्लब ज्वाइन किया था, लेकिन जब उन्होंने उससे स्क्रिप्ट लिखवाई तो उसने एक के बाद एक बेहतरीन प्लेस लिख दिए। उसके प्लेस हिट हो गए, लोगों में उनकी चर्चा होने लगी और ऑडियंस अचानक बहुत बढ़ गई। एक ड्रामा मैगजीन ने तो उन पर आर्टिकल भी लिखा था। पहले क्लब में सब बारी बारी स्क्रिप्ट लिखते थे, पर तब से वो अकेली स्क्रिप्ट राइटर बन गई। पता नहीं क्या वो आगे चलकर इसे अपना प्रोफेशन बनाएगी। फिर सीन चेंज होता है। टोगेन बोलता है, मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा यहाँ फिर से दिखना इसका मतलब है कि तुम अब कॉलेज की लाइफ में ढल गए हो, या फिर शायद तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, या फिर तुम्हें कोई सलाह चाहिए। नात्सु बोलता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। टोगेन बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें ड्रामा क्लब के लिए स्क्रिप्ट लिखने को कहा गया है, पर तुम अपनी सीनियर के हुनर को देखकर थोड़ा घबरा गए हो, है ना? नात्सु बोलता है, इसने सच में मेरा गर्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे लगा था कि अवार्ड जीतने के बाद मेरा थोड़ा नाम हो गया है, पर यह सोचना कि इतने सारे टैलेंटेड लोग हर जगह भरे पड़े हैं। टोगेन बोलता है, क्या तुम्हारे पास ये सब सोचने का वक्त है? तुमने कहा था ना कि ओपनिंग नाइट जून के बीच में है।
मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम यहाँ बेचारा बनकर खुद की दूसरों से तुलना करो? आमतौर पर खुशहाल लोगों की परेशानियां दो चीजों में छुपी होती हैं, बोरियत और स्वार्थ। किताबें और प्लेस की स्क्रिप्ट्स उतनी मिलती जुलती नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हें आवाज और लाइटिंग जैसी चीजों के बारे में भी सोचना होगा। ये लिखने, परफॉर्म करने और स्क्रिप्ट को बार बार सुधारने का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। नात्सू बोलता है, ये तो सच है। लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो गया था। जो लोग एमेचर थिएटर देखने आते हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए आते हैं, हिम्मत और नयापन। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग प्रो बेसबॉल के बजाय हाई स्कूल बेसबॉल देखना पसंद करते हैं। ऑडियंस की उस तड़प को मिटाने के लिए तुम्हें तब तक भटकना और मेहनत करनी होगी जब तक तुम पूरी तरह थक ना जाओ। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं रुई आई हुई होती है नात्सू के अपार्टमेंट पे। फिर रुई नात्सू के नए फोन पे अपना नंबर ऐड कर रही होती है। फिर रुई बोलती है, मुझे हैरानी है कि तुमने स्मार्टफोन लेने का फैसला किया। मुझे लगा था तुम वो पुराना फ्लिप फोन हमेशा चलाओगे। नात्सुओ बोलता है, हाँ, वो मुझे लगा अगर मैंने अभी अपग्रेड नहीं किया तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। ओह हाँ, ये रही तुम्हारी हेयर पिन, इसे दोबारा मत खोना। रुई बोलती, ओह सॉरी, शायद ही मेरे बैग से गिर गई होगी। फिर बोलती है, वैसे क्या तुम्हें पता था हिनानी की नई काम करने की जगह बस थोड़ी ही दूरी पर है? नात्सुओ बोलता है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। रुई बोलती है, हिनानी ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि वो काफी हैरान थी जब तुम उन्हें घर लौटते वक्त रास्ते में मिले। नात्सुओ बोलता है, ओ, क्या उन्होंने बस इतना ही कहा? रुई बोलती है, हाँ, क्यों? नात्सुओ बोलता है, कोई खास वजह नहीं है। रुई गुस्से में बोलती है, सुनो, क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? नात्सु घबराकर बोलता है, अगर मेरे ये कहने के बाद भी कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, कुछ हुआ होता तो मुझ में जरूर कोई बहुत बड़ी कमी होती। फिर रुई हंसकर बोलती है, मजाक कर रही हूँ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें शक करने की कोई वजह मिलती तो तुम मुझे कभी नहीं बताती कि वो कहाँ काम कर रही हैं। नात्सुओ बोलता है, सच कहूँ तो अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर नात्सुओ बोलता है, कर सकते हैं क्या? रुई बोलती है, जरूर, पर तुम्हारे पड़ोसियों का क्या? नात्सुओ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी घर आए होंगे। फिर सीन चेंज होता है। रुई बोलती है, सब ले लिया? नात्सु बोलता है, हाँ। रुई बोलती है, तुम्हारी अगली छुट्टी कब है? रुई बोलती है, अगले वेडनेसडे को शायद। नात्सु बोलता है, ठीक है, तो फिर ट्यूसडे की रात तुम यहीं रुक क्यों नहीं जाती? फिर हज़ुकी उनके सामने आती है और नात्सु को देख के बोलती, ओ, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई थी? दूसरे दिन के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पहले से ही किसी के साथ है। उसे चुराने की कोशिश करना कोई फायदे का सौदा नहीं है जब तक कि वो बड़ा आदमी ना बन जाए, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नात्सु बोलता है, सौदा। हज़ुकी बोलती है, क्या तुम इसे घर छोड़ने जा रहे हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ। हज़ुकी बोलती है, ये तो अच्छी बात है। फिर बोलती है, तुम दोनों को तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो रहे हो। लगता है किसी ने बहुत अच्छा वक्त बिताया है। उफ, आज रात बहुत गर्मी है। मील के लिए शुक्रिया। फिर नात्सु और रुई एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। फिर रुई बोलती है, शायद मुझे इसे थोड़े मेकअप से छुपा लेना चाहिए। नात्सुओ बोलता है, जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक ये निशान चला जाएगा। फिर सीन चेंज होता है। नारा बोलता है, अच्छा तो चलो नए मेंबर्स का फॉरेस्टर में स्वागत करने के लिए चीयर्स करते हैं। फिर सब लोग चीयर्स करते हैं। लड़का नात्सु से बोलता है, चीयर्स, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? नात्सु बोलता है, लिटरेचर। दूसरा लड़का बोलता है, ओ मैं भी, क्या तुम प्रोफेसर माकी की क्लास ले रहे हो? नात्सु बोलता है, हाँ। क्या उनके बात करने का तरीका थोड़ा अजीब नहीं है? नात्सु बोलता है, बहुत सारे फ्रेशमैन ने ज्वाइन किया है। नात्सु सोचते हुए बोलता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। फिर माओ उसके पीछे से आती है और बोलती, हे नाकुन, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ज्वाइन किया। नात्सो घबराकर बोलता है कि नाशी सेंपाई। माओ बोलती है, क्या तुम बाकी सीनियर से मिले? चलो ना, तुम्हें खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इस बार तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना? फिर एक लड़का पीछे से बोलता है, ऊप, ये आ गए। लड़का बोलता है, तो तुम नए मेंबर हो जिसे किनाशी ने पकड़ा है। दूसरा लड़का बोलता है, तुम्हें थिएटर का पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? पक्का तुम स्क्रिप्ट राइटिंग संभाल लोगे? फिर दोनों बंदों के नाम बताए जाते हैं। एक का है इबुकी मिजुसावा, 2nd ईयर से है, और जिन सुजुरा 3rd ईयर से। फिर नात्सो बोलता है, मेरा नाम फुजी है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। प्रेसिडेंट नारा बोलता है, हे नए मेंबर को डराना बंद करो। माओ बोलती है, हाँ, आखिर ये खुद को डेलिकेट नॉन वर्जिन कहने वाला बंदा है। इबुकी और जिन बोलते हैं, क्या कहा? तुम वर्जिन हो? बिल्कुल नहीं, ये तो चलेगा ही नहीं। तुम एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते जब तक तुमने किसी औरत का टच महसूस ना किया हो। नात्सुओ बोलता है, नहीं मैं नहीं। फिर इबुकी बोलता है, सही कहा,
अब जब तुम कॉलेज में आ गए हो तो तुम्हें तजुर्बा लेना ही होगा। जिन बोलता है ठीक है, स्क्रिप्ट की खातिर मैं खुद तुम्हें एक मर्द बनाऊंगा। इसके बाद हम सीधा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। जिन बोलता है खैर देखा जाए तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए बस एक पिंक सैलून चलेंगे, पर मैं कम से कम तुम्हारे लिए एक लड़की चुनने के पैसे तो दे ही सकता हूँ। हे भाई, कोई नई और अच्छी लड़कियां हैं क्या? नात्सुओ बोलता है रुकिए, मैं सच में। फिर देखते हैं यहाँ बहुत सारे छोटे कैबिन्स हैं जहाँ लड़कियाँ अपने क्लाइंट्स के साथ हैं। इबुकी बोलता है तुम अपने सेम्पाई को शर्मिंदा तो नहीं करोगे ना, चुपचाप इसका मजा लो। स्टाफ वाला बोलता है हमारे पास आज ही एक नई लड़की आई है। जिन बोलता है ओ, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए पहले हो सकते हैं, उसे उस लड़के के पास भेज दो, ठीक है? फिर नात्सुओ बोलता है ओ तेरी, मेरा मतलब ये सिर्फ एक कोठा ही तो है। नहीं 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 नहीं। फिर लड़की आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी, और फिर वो नात्सु का नाम लेती है, फुजी-कुन, और वो लड़की नात्सु के अपार्टमेंट की बगल वाली लड़की होती है, कसूमी हज़ुकी नाम है। चैप्टर का नाम है पैसा और लालच। ये चैप्टर थोड़ा रफ होने वाला है, टाइटल से लग रहा है। अनाउंसर बोलता है बहुत बढ़िया, नंबर 7, नंबर 8, तुम्हारी लड़कियां आ रही हैं, स्वागत है स्वागत है। फिर बोलता है एक दूसरे को छुओ, मजा लो, सपनों की दुनिया में खो जाओ, देखते हैं आज रात कौन कितना मजा करता है। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? फिर कसूमी बोलती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों, क्या वो तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा? नात्सुओ बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे सीनियर जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं हज़ुकी-सान? मैनेजर ने कहा था कि आज कोई नई लड़की आई है। फिर अनाउंसर बोलता है ठीक है, नंबर 3 अब हैप्पी टाइम में जा रही है। हज़ुकी बोलती है माफ करना, मैंने बस आज से ही यहाँ काम शुरू किया है, मेरा नाम रोज है। नात्सुओ बोलता है कैसा अजीब स्टेज नेम है, रोज। हज़ुकी बोलती है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम एक कस्टमर हो है ना, तो चलो काम शुरू करते हैं। कसूमी बोलती है हम किसिंग से शुरू करेंगे। नात्सुओ बोलता है रुको रुको, अगर मैंने ऐसा किया तो ये रूही के साथ धोखा होगा। हाजुकी बोलती है हाँ, मुझे लगता है यहाँ आकर तुमने पहले ही धोखा दे दिया है। नात्सुओ बोलता है हाँ, पर उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। हाजुकी बोलती है देखो, जब तक मैं अपना काम नहीं करती मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बस चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो, मैं अपनी फीस वसूलने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। नात्सुओ बोलता है रुको, दिखावा। कसूमी बोलती है कम से कम बस करने का दिखावा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा दिखावा करो जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो। नात्सुओ बोलता है ओ तेरी, मुझे लग रहा है कि ये सब आवाजें निकालने से मैं सच में मूड में आ जाऊंगा। हज़ुकी बोलती है तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो गाइस, इस चीज को देख के लगता है उन लड़कियों पर क्या बीतती होगी जिनको ना करते हुए भी करना पड़ा। कभी भी कुछ भी देखो, एक दो तो डीप सीन मिल जाते हैं एनिमे में। अब चलो आने देखते हैं। हज़ुकी बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, या फिर तुम उन लड़कों में से हो जिन्हें ऐसी जगह गंदी लगती है। नात्सुओ बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे रूही के लिए बुरा लग रहा है। और फिर एकदम से अनाउंसर आता है और बोलता है हमें नंबर 12 से एक्सटेंशन मिला है। नात्सुओ बोलता है तुम्हें काफी मुश्किल हो रही है। हज़ुकी बोलती है और क्या? नात्सुओ बोलता है ओ, और मुझे आपके लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा है हज़ुकी-सान। हज़ुकी बोलती है हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? अनाउंसर बोलता है चलो चलो, जब तक पूरे थक ना जाओ तब तक लगे रहो। हज़ुकी बोलती है माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें सिर मारने का नहीं था। फिर अनाउंसर बोलता है ध्यान दें लेडीज और जेंटलमैन, नंबर 6 से 10 के पास अब सिर्फ 5 मिनट का हैप्पी टाइम बचा है। चलो लड़कियों, इन कस्टमर्स को अच्छा वक्त दिखाओ। फिर हज़ुकी ब्रा उतार देती है, फिर नात्सु उसके ब्रा को वापस पहना देता है। दूसरे कैबिन वाले बोलते हैं ओ भाई, मुझे अंडरवेयर बहुत पसंद है। फिर तीसरे कैबिन वाले बोलते हैं जब लड़की इसे पहने रखती है तो ये 100 गुना ज्यादा हॉट लगता है। चौथे कैबिन वाले बोलते हैं अंडरवेयर की जय हो। फिर अनाउंसर उनसे बोलता है क्या बात है सर, चाहे आपको ब्रा पसंद हो या बिना ब्रा के, ये दुनिया आपकी है। हज़ुकी बोलती है सुनो, तुम्हें अंडरवेयर का शौक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नात्सुओ बोलता है मेरा मतलब तुम सच में ये नहीं करना चाहती है ना? तुम्हारे हाथ पूरे वक्त कांप रहे हैं, तुम इसे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हो जैसे ये कुछ भी नहीं है, पर तुम अंदर से बहुत डरी हुई हो, है ना? नात्सुओ बोलता है मुझे माफ करना। अनाउंसर बोलता है चलो चलो, ये आखिरी दौर है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा इस तरह निकल आना ठीक था? हाजुकी बोलती सब ठीक है, वैसे भी मैं बस एक ट्रायल पर थी। नात्सुओ बोलता है अच्छा समझ गया। हाजुकी बोलती है फिर मिलते हैं, मैं रास्ते में एक दुकान पर रुकूंगी। नात्सुओ बोलता है हे, क्या थोड़ी देर बातें कर सकते हैं? हाजुकी बोलती है मुझे कुछ गरम लेना चाहिए था, रात को अभी भी काफी ठंड हो जाती है।
नात्सुओ बोलता है, क्या बदलना चाहती हो? हाजुकी बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। नात्सुओ बोलता है, अगर तुम्हें इस तरह का काम पसंद है तो फिर ठीक है, पर तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? हाजुकी बोलती है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं एक पिंक सैलून में काम करना चाहती हूँ? क्या ये साफ नहीं है? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। हाजुकी बोलती है, पर और क्या वजह हो सकती है? लड़कियों के लिए ज्यादा पैसे वाले काम हमेशा इसी तरह के होते हैं। नात्सुओ बोलता है, तो फिर क्या, बाहर और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे। हाजुकी बोलती है, मैं गरीब रह रहकर थक गई हूँ। मैं आखिरकार उस घर से निकलने में कामयाब हो गई। नत्सुआ बोलता है, उस घर से? क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स हैं? हाजुकी बोलती है, हाँ, मेरा परिवार बहुत गरीब है। फिर पास्ट दिखाया जाता है हाजुकी का और बोलती है, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। घर में बस मैं, मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन ही थे। मेरी मम्मी एक बार चलाती थी, पर हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। छोटी हाजुकी अपनी मम्मी से बोलती है, हे मम्मी, मुझे स्कूल के लंच के लिए पैसे चाहिए। टकेशी और योत्सुबा को भी चाहिए। उसकी मम्मी बोलती है, इस महीने हाथ थोड़ा टाइट है, टीचर से कहो कि थोड़ा इंतजार करें, ठीक है? छोटी हाजुकी बोलती है, ठीक है। गाइज, मुझे पता था ये गरीब है, क्योंकि जब नत्सुओ से पहली बार मुलाकात हुई तब इसने बोला था मैं विलेज से हूँ। दोस्त बोलती है, तड़ा, देखो मैंने क्या खरीदा। ओ, क्या ये वही ब्रेसलेट नहीं है जो तुम्हें चाहिए था? मैंने इसे खरीदने के लिए पैसे उड़ा दिए। ये बहुत प्यारा है। ओ सुनो, चलो किराओके चलते हैं। मैं तैयार हूँ, मुझे अराशी का नया गाना गाना है। हाजुकी बोलती है, सॉरी, मुझे काम पर जाना है। दोस्त बोलती है, अरे ये तो बुरा हुआ, कसुमिन वो तुम्हें बहुत सारी शिफ्ट्स देते हैं ना। फिर देखते हैं कसुमी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम कर रही है। फिर मम्मी बोलती है, वेलकम बैक कसुमी। हाजुकी बोलती है, मैं आ गई। मम्मी बोलती है, आना, क्या तुमने अपना चेक निकाल लिया? फिर उसकी मम्मी सिगरेट पीते हुए कसुमी के पैसे गिन रही है और कसुमी चुपचाप पढ़ाई कर रही है। फिर छोटी कसुमी को रोते हुए देखते हैं। फिर कसुमी बोलती है, मम्मी, मैं टोक्यो के कॉलेज जा रही हूँ। मम्मी बोलती है, हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कसुमी बोलती है, मैंने अपने काम से एग्जाम की फीस और बाकी खर्चों के लिए पैसे बचा लिए हैं। कसुमी बोलती है, मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ भी खरीद नहीं पाती जो मुझे चाहिए। मेरे पास दोस्तों के साथ घूमने का वक्त नहीं है। मैं सबको सिर्फ इसलिए झेल रही थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ, अब मैं खुद को खुश रखने के लिए जीऊंगी। फिर कसुमी नात्सु से बोलती है, तो बेसिकली मैं घर से भागकर टोक्यो आ गई और अब मैं यहाँ हूँ। सच कहूँ तो मैं उस अपार्टमेंट में भी नहीं रहना चाहती। वो बहुत पुराना है और दीवारें बिल्कुल पतली हैं, पर मैं सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। नात्सु बोलता है, और इसीलिए तुम्हें पिंक सैलून में काम करने का आइडिया आया? फिर से पास्टर्स में हाजुकी बोलती, हाँ, मुझे ये आइडिया उस पार्टी क्लब से मिला जिसे मैंने ज्वाइन किया था। लड़की बोलती, हाँ, क्या तुम कोई काम ढूंढ रही हो? हाजुकी बोलती है, हाँ, क्या तुम्हें कोई अच्छी जगह पता है? दूसरी लड़की बोलती है, हे रेखा, तुम्हें इसे वो कार्ड देना चाहिए। रेखा बोलती है, पिंक सैलून? ये एक तरह से सॉफ्ट कोड जैसा है, समझी? इसमें असली सेक्स शामिल नहीं होता। हाजुकी बोलती है, फ्रॉस्टी? रेखा बोलती है, चिंता मत करो, एक बार आदत हो जाए तो इसकी पे आम नौकरियों से बहुत बेहतर है। फिर हाजुकी बोलती है नात्सु से, मुझे पता है ये खतरनाक काम है, पर मेरे पास और क्या रास्ता है? तुम्हें लगता होगा कि मैं पैसे के लिए इतना गिर गई हूँ और मैं पागल हूँ, पर तुम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। सच तो ये है कि पैसा ही सब कुछ है। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं इस वीकेंड बिजी हूँ, तो मैं अब मंडे को दुकान वापस जाऊंगी। तुम्हारे सामने रोने के लिए माफी चाहती हूँ। फिर मिलते हैं। नत्सु बोलता है, हे। हाजुकी बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर सीन चेंज होता है। नत्सुओ अकेला रेस्टोरेंट में बैठा है। नात्सुओ सोचता है, मैं उस कहानी को जो एलिस इन वंडरलैंड पर आधारित थी एक नाटक में बदलने की सोच रहा था, पर शायद ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। शायद मुझे ये सुताया सान को जैसा है वैसा ही दे देना चाहिए। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ जो कल हुआ था। खैर, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जीने के लिए आजाद है। फिर देखते हैं। हिना उसे हाथ हिलाते हुए ही करती है। नात्सु बोलता है, काम कैसा चल रहा है? हिना बोलती है, बढ़िया। मैं धीरे धीरे चीजों की आदी हो रही हूँ। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग मेरे लिए एक वेलकम पार्टी भी रखने वाले हैं। और तुम्हारा क्या हाल है नात्सु-कुन? कॉलेज कैसा चल रहा है? क्या वो होमवर्क है? नात्सु बोलता है, ओह, मैं एक नाटक की स्क्रिप्ट के लिए आइडिया सोच रहा था। मैंने हाल ही में ड्रामा क्लब ज्वाइन किया है और उन्होंने मुझे अचानक से एक स्क्रिप्ट लिखने को कह दिया। हिना बोलती है, ड्रामा क्लब? ये तो हैरान करने वाली बात है। नात्सु बोलता है, पर मैं सही से ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई। किसी से बात करके शायद मेरा ध्यान भटक जाए। हिना बोलती है, तुम ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्या कुछ हुआ है? एक जानने वाला? नात्सु बोलता है,
पैसे के लिए इतना मजबूर है कि वो खुद को एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा है जहां वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या उन्हें ये सब करने देना सही है। नात्सू बोलता है, मैं बस इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। सच है, भले ही वो फैसला जल्दबाजी में लिया गया हो, हमें अपने फैसलों का बोझ अपनी पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है। हीना बोलती है, चाहे वो काम हो या फिर शब्द, जो हो गया सो हो गया। आप किसी भी चीज को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आज के चुनाव ही भविष्य को बनाते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर हमें पता होता कि कौन से फैसले हमें कम दुख देंगे। पर शायद जिंदगी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी दोस्त को बाद में उन चीज़ों का पछतावा ना हो जिसका पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं नात्सो उसके गेट की घंटी बजा रहा होता है। हज़ुकी बोलती है, फुजी-कुन, तुम्हें क्या चाहिए? नात्सो बोलता है, ये लो। चलो ठीक है, तुमने इसे पकड़ लिया। फिर नात्सो बोलता है, मैं तुम्हें आज पूरे दिन के लिए खरीद रहा हूँ, मेरे साथ चलो। देख लो गाइज, पूरा रुख बदल दिया चैप्टर का। मुझे पता चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ तो खास होगा। अगले चैप्टर का नाम है सच्ची भावनाएं बह निकाले। हज़ुकी बोलती है, हे एक सेकंड रुको, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मुझे खरीदना चाहते हो उसे तुम्हारा क्या मतलब है? 10,000 येन बहुत ही कम है। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम्हारी परेशानी ये है? खैर, इसे एक एडवांस पेमेंट समझो, बस मेरे साथ चलो। फिर हज़ुकी उसे देखकर सोचती है, पहले उसने मुझे ये गलत काम करने से रोका और अब वो खुद ही मुझे खरीद रहा है। ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। मुझे यकीन है कि ये मुझे किसी सुनसान जगह ले जाएगा और मेरे साथ हर तरह की गंदी और बुरी चीजें करेगा। मैं कसम खाती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसके पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगी। फिर नत्सुओ बोलता है, हम पहुंच गए। गाइज, हज़ुकी क्या ही लड़की यार, इसलिए मुझे एनिमे लड़की बहुत पसंद है। हज़ुकी हैरान होकर बोलती है, हाँ, ग्रोसरी स्टोर? नात्सुओ बोलता है, हाँ, पर ये कोई आम किराने की दुकान नहीं है। बस देखो, आधा पत्ता गोभी 60 येन, स्वीट बंस 50 येन, सालमन पर भारी छूट है, सिर्फ 10 येन हर एक पीस। और वेडनेसडे को दोपहर से पहले तुम्हें अंडों का पूरा पैक मिल सकता है सिर्फ 80 येन में, है ना? हज़ुकी बोलती है, वैसे सैल्मन 10 ग्राम के लिए सिर्फ 10 येन है। नात्सु, हाँ, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता था? हज़ुकी, हाँ, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। तुम्हें लगा होगा कि तुमने कोई बहुत बड़ी खोज की है, पर आसपास के सभी लोग इस सस्ती दुकान के बारे में जानते हैं। फिर नात्सु को देखते जो कि शर्म से लाल होते हुए। नात्सु, खैर कोई बात नहीं, अब अगली जगह चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हज़ुकी बोलती है, फ्ली मार्केट? नात्सु, हाँ, हर हफ्ते नहीं होता, पर महीने में एक बार इतवार को जरूर लगता है। शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता होगा, है ना? मेजी यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ अपनी दुकान लगाते हैं, तो तुम नए फैशन के कपड़े काफी। इन दिनों तुम्हें छोटे मोटे फ्ली मार्केट्स में भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐप्स हैं जिनसे तुम पूरे देश के लोगों से पुराना सामान खरीद सकते हो। मेरा मतलब, जरा सोचो, अगर स्कूल के किसी को पता चल गया कि तुम उनके पुराने कपड़े पहन रहे हो। नात्सो बोलता है, ठीक है, अगली जगह। ये फ्राइड चिकन वाली दुकान इसे सिर्फ 10 येन में बेचती है। हज़ुकी बोलती है, वो शुक्रवार को मिनी मीट क्रॉकेट्स भी सिर्फ 10 येन में बेचते हैं। नात्सो बोलता है, मुझे पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीकेंड्स पर स्टेशन के बाहर टिश्यूज बांटते हैं। हज़ुकी बोलती है, मुझे लगता है शिंजुकू में घूमना ज्यादा फायदेमंद होगा। नात्सो बोलता है, ये बेकरी ब्रेड के किनारे मुफ्त में देती है। हज़ुकी बोलती है, क्या ये सबको नहीं पता? फिर नात्सो बोलता है, ये वाटर प्योरीफायर पानी पर 40% बचा सकता है। हज़ुकी बोलती है, मेरा वाला 60 बचाता है। फिर देखते हैं नत्सुओ बड़ी जोर जोर से हाफ रहा है। हज़ुकी बोलती है, हे, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं पहले से ही वो सब कर रही हूँ जो पैसे बचाने के लिए मुमकिन है। एक जन्म से गरीब इंसान को इतना हल्का मत समझो। नत्सुओ बोलता है, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम ऐसा कुछ करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। मेरा मतलब है, हाँ, शायद तुम आगे चलकर इस बुरे काम की आदी हो जाओ, पर वजह चाहे जो भी हो, तुम जो कुछ भी करती हो वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। तुम किसी भी चीज को मिटा नहीं सकती, चाहे बाद में तुम्हें कितना भी पछतावा क्यों ना हो। अगर तुम अपने अतीत को भुलाने की कोशिश भी करो, तब भी वो हमेशा वहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर कहीं छुपा हुआ। बेशक, अगर तुम कोई काम पूरे विश्वास के साथ चुनते हो तो शायद तुम्हें पछतावा नहीं होगा, पर अगर जरा सा भी शक है। फिर हज़ुकी बोलती है, सैलून जाने से पहले वाली रात को मैंने एक सपना देखा था। उसमें पता नहीं क्यों, पर मैं किसी वजह से बहुत बेचैन थी, जैसे मेरी ट्रेन छूटने वाली हो या ऐसा ही कुछ। फिर अचानक मेरे ठीक बगल में एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो चुप ही नहीं हो रही थी।
तो आखिर में मेरा सब्र टूट गया। फिर हज़ुकी बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सब लोग तो ये कर रहे हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझी? फिर बोलती है, पर चाहे मैं कितना भी चिल्लाया या उसे चुप कराने की कोशिश की, वो बस रोती ही रही। मुझे लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है, तो जब मैंने पास से देखा, मुझे एहसास हुआ कि वो बच्ची मैं ही थी जब मैं छोटी थी। जब तुमने दुकान पर मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे उस सपने की याद आ गई। मैंने सोचा कि शायद वो छोटी बच्ची वही है जो मैं अंदर से महसूस करती हूँ। नात्सो बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है? नात्सो का एक और पड़ोसी दोस्त आता है और बोलता है, हे तुम दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम वही लड़के हो ना जो कमरा नंबर 205 पे रहता है? नात्सो बोलता है, हे हम बस नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा, ये लो। बदले में अब मेरे गाने की शिकायत मत करना। नात्सुओ बोलता है, हाँ आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पड़ोसी बोलता है, ये कोई गलत तरीके के पैसे नहीं है, मैं बस बहुत सारी पार्ट टाइम नौकरियां करता हूँ। जब भी मेरे दोस्तों को मदद की जरूरत होती है, मैं मना नहीं कर पाता, समझे? आज मैंने तोचिगी में एक दोस्त के फार्म पर प्याज उगाने में मदद की। नात्सुओ मन में बोलता है, मैं ठीक हूँ। पड़ोसी बोलता है, तो तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? क्या कॉलेज की फीस के लिए? नात्सुओ बोलता है, असल में हज़ुकी सान उस दिन अपने क्लब की एक पार्टी में गई थी। और पड़ोसी बोलता है, प्रोस्टिट्यूशन? हाँ, क्या तुमने कोई स्टूडेंट लोन लिया है? हज़ुकी बोलती है, हाँ। पड़ोसी बोलता है, फिर तो तुम एक आम नौकरी से भी अपना गुजारा कर सकती हो ना? हज़ुकी बोलती है, मैं एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहती हूँ। पड़ोसी बोलता है, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रही हो, पर एक बार तुम उस रास्ते पर निकल गई तो उसका कोई अंत नहीं है। 100,000 बनाओ तो तुम्हें 2 लाख चाहिए होंगे, 1 मिलियन बनाओ तो 2 मिलियन की चाह होगी। ये बस चलता ही रहता है। बेशक बड़े सपने देखना अच्छा है, पर तुम्हें सावधान रहना होगा कि लालच में तुम खुद को ना खो दो। अगर तुमने पैसे को अपनी जिंदगी पर राज करने दिया तो तुम्हें किसी दिन एहसास होगा कि ये सब कितना खाली और बेमानी है। वैसे मैंने पहले एक कोठे में बाउंसर का काम किया है, और मैं बस इतना कह सकता हूँ, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती तो इस इंडस्ट्री में टिकना बहुत मुश्किल है। आखिरकार स्ट्रेस की वजह से लड़कियां या तो मोटी हो जाती हैं या फिर पूरी तरह टूट जाती हैं, और हमेशा ये खतरा रहता है कि शायद बाद में तुम कभी एक आम नौकरी करने लायक ही न बचो। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में एस्कॉर्ट्स के स्टैंडर्ड्स काफी बढ़ गए हैं, इसलिए शायद तुम उतना ना कमा पाओ जितना तुम सोच रही हो। हज़ुकी गुस्से में बोलती है, क्या तुम कह रही हो कि मैं बदसूरत हूँ? पड़ोसी बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम बिल्कुल एवरेज हो। मेरा मतलब बस प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से था। हज़ुकी बोलती है, हाँ सुन रही हूँ तुम्हारी बात। पड़ोसी बोलता है, पक्का ना? हज़ुकी बोलती है, हाँ वैसे भी मुझे तुम्हारे घटिया गाने की शिकायत करनी ही है। हज़ुकी नत्सु की तरफ देखकर बोलती है, तुम लोगों ने जितना मेरा सर खाया है उसने मेरा सारा मोटिवेशन खत्म कर दिया है। सच कहूँ तो मेरा इरादा पहले से ही थोड़ा कच्चा था। फिलहाल के लिए मैं कोई आम नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है, और अगर आपके मन में जो भी बात हो वो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा न्यू वीडियो के। तब तक के लिए बाय बाय।